आज का वेबिनार बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा आज के इस वेबिनार में तमाम जो लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पे दोस्तों, महासेवा के चाहने वाले, एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस के चाहने वाले तमाम दर्शक और आपके विवेक पे हमारे प्यारे प्यारे दर्शक, तमाम लोगों का मैं आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा स्वागत करता हूं बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में दोस्तों, कि हम आईना है, हम आईना है, आईना ही रहेंगे। हम आईना है, आईना ही रहेंगे। फिक्र वो करे जिनकी शक्ल में कुछ और हो और दिल में कुछ और हो। इस खूबसूरत लाइन और बेबाक खूबसूरत लाइन के साथ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आपको बता दूं, आज का हमारा बड़ा महत्वपूर्ण विषय है प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इन केस ऑफ फ्लैट ट्रांसफर अपॉन डेट ऑफ ए मेंबर। इस विषय की जानकार एक्सपर्ट तमाम हाउसिंग सोसाइटी की जानकार हैं। आज की कीनोट स्पीकर हैं श्रीमती उमा वर्धन जी। उमा वर्धन जी का मैं स्वागत करता हूं महासेवा की तरफ से और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से। साथ ही दोस्तों हमारे आज के मॉडरेटर हैं, वो भी ये तमाम इस विषय के जानकार हैं और दोनों ही हस्ती हमारे साथ रागास कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी हुई हैं और रागास की ये कर्ता धर्ता हैं दोनों, उमा वर्धन जी और मिस्टर जी सुधेंद्र जी। सुधेंद्र जी आज के मॉडरेटर हैं, वो भी रागास के डायरेक्टर थे, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूं और इस विषय को हम आगे लेके जाएंगे। हमारे आज के कीनोट स्पीकर और तमाम पार्टिसिपेट जुड़े हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज सबसे पहले हम लोग खूबसूरत लाइन के साथ में कि कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी और आज एक हमारे सामने नारी रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो बड़ी शुद्ध हिंदी में नारी के सम्मान के लिए और उमा जी के लिए सम्मान के लिए मैं स्वागत में शब्द कहूंगा, नारी गौरव है, अभिमान है। नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही रचा विधान है, नारी ने ही रचा विधान है। हमारा नतमस्तक इनको प्रणाम है, हमारा नतमस्तक इनको प्रणाम है। ऐसी नारी शक्ति को, वो कमला हैरिस हो या उमा वर्धन जी हो, दोनों को प्रणाम करते नारी शक्ति को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे बेबाक और बड़े सुलझे हुए मॉडरेटर हैं जी सुधेंद्र साहब। जी सुधेंद्र जी को मैं स्वागत करता हूं। जी सुधेंद्र साहब, आपका स्वागत करता हूं बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में। जैसे आपका अंदाज है उस खूबसूरत लाइन के साथ में शकील आजमी साहब की बड़ी खूबसूरत लाइन है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। और आप और हम सभी लोगों ने इस नेगेटिव टाइम में ठाना है कि हम इस कोरोना को और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में किस तरह से हम हमारा कंट्रीब्यूशन दे सके। ऐसे फ्री वेबिनार के जरिए महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर हो, सीए रमेश प्रभु जी हो, तमाम हम लोग मदद में हमारी टीम लगी हुई है कि किस तरह से लोगों को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव विचारधारा से जोड़े, लोगों को एजुकेटेड करें, लोग अवेयरनेस करें। आज हमारे करीबन 7 महीने से ऊपर वेबिनार हो गए और हम हफ्ते में 3 दिन अभी वेबिनार डिसाइड किए हैं। तो आपका भी जी सुधेंद्र साहब आपका स्वागत है और आगे के प्लेटफॉर्म के लिए मैं आपको इनवाइट करूंगा, आगे की बागडोर के लिए आपको इनवाइट करूंगा। प्लीज वेलकम मिस्टर जी सुधेंद्र जी। थैंक यू सो मच सुनील जी फॉर दिस। मतलब आपने जो दुनिया के खबर मतलब संक्षिप्त में आपने सबको सुनाया और हम दोनों को स्वागत किया, उसके लिए बहुत आभारी है। बहुत आपका MSWA और MNS मीडिया दोनों के लिए हमारा रागास कंसल्टेंसी की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। मतलब ये मंच हमको दिया है प्रोवाइड करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। हम सभी मतलब जितना भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भाई बहनें हैं वो सब लोगों के साथ हमारा जितना भी जो नॉलेज है वो शेयर करने के लिए एक अनोखा मौका है। और चलिए हम देखते हैं, दुनिया को खबर देखा है अभी सोसाइटी की तरफ से हम देखते हैं। तो ये रागास के बारे में सुनील भाई ने बताया है। एंड टू टेल यू मतलब इट इज़ वन स्टॉप शॉप। मतलब हमारा रागास कंसल्टेंसी है, वो पूरा अकाउंटिंग का काम करते हैं, ऑडिटिंग का काम करते हैं, लीगल उसमें रिटेनरशिप भी करते हैं, एजुकेशन भी करते हैं। एंड वी आर द एजुकेशनिस्ट okay for the entire cooperative housing society, and we don't have any other sectors. We are specialized only in cooperative housing societies. That's who we are, right? And आज का विषय है, पहले हमने देखा है कि मतलब
पहली फर्स्ट एपिसोड में मेंबर जब ज्वाइन होता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। देन नेक्स्ट सेशन में हमने देखा है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफर्स, मतलब एक मेंबर तो बन गया है, अगर वो ट्रांसफर करना चाहता है, किसी सेल करना चाहता है, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक हाथ से दूसरा हाथ तक कैसे जाएगा, हमने क्रिएट किया था लास्ट एपिसोड में, बाय सेल, बाय गिफ्ट एंड व्हेन द मेंबर हिमसेल्फ डाइज, मतलब अगर मेंबर खुद मर जाता है वो तभी वो ट्रांसफर होने का चांस है। लास्ट एपिसोड में हमने अगर गिफ्ट के जरिए वो ट्रांसफर कैसे हो सकता है वो देखा है हमने। आज का अनोखा विशेष विषय है डेथ, मतलब ये तो संभव है, सो हम सब लोग जाने वाले हैं। तो जब वो मेंबर जो प्रॉपर्टी ओनर है वो जब डेथ हो जाता है तो उसका हाथ में जो प्रॉपर्टी है वो कैसे ट्रांसफर हो जाएगा, उसका लीगलिटी क्या है, सोसाइटी को क्या करना होता है, मेंबर के तरफ से और उसका फैमिली वालों को क्या करना क्या नहीं करना है, इसके बारे में बहुत चर्चा करने वाले हैं, हम शेयर करने वाले हैं। देन वी विल आल्सो टेक दी क्वेश्चंस फ्रॉम द पीपल। चलिए देखते हैं। आई मीन नाउ मैम ने जैसा वो शो किया है ये, बट डेथ होता है, एक तो विल होता है, मतलब अपने अगर वो द मेंबर अगर विल लिख के रखा है, नहीं तो नॉमिनेशन, जैसा कि फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा है नॉमिनेशन फॉर्म लिख के देते हैं, तो ये दोनों काम में आ जाएगा, क्योंकि जो जिसका नाम पर है वो तो नहीं है, तो उनको उनमें जो भी लिखा रखा है, जब वो जीवित काल में जो भी लिखे रखा है उसके अनुसार वो हमको मतलब सोसाइटी को ट्रांसफर करना होता है। चलिए यस उमा मैम बता दीजिए, मतलब ये जब डेथ होता है ओके, सोसाइटी को क्या करना है। तो अगर मेंबर का घर में आप देखा जाए तो मेंबर गुजर गया है, वो दुख में है ओके, वो लोग मतलब डील करते होंगे अभी क्या है आगे नहीं है, बट सोसाइटी के लिए क्या करना है। सोसाइटी के लिए तो एक मेंबर तो गया है वो तो पक्का है, तो वो शोक में उनका भी ये है शेयर है, बट ये सोसाइटी एक जो है एक मेंबर्स के लिए बने हुए हैं ओके, खासकर मेंबर का इंटरेस्ट देखते हुए वो एक एसोसिएशन बने हुए हैं, सोसाइटी फॉर्म किए गए हैं, ये लीगल एंटिटी है आपने बताया है। अभी इसको कैसे क्या कार्रवाई क्या होना चाहिए मैम? या थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। अभी हम लोग पहला स्टेप्स देखेंगे, क्या करेंगे फ्रॉम द फ्लैट ट्रांसफर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय द लीगल हायर, नॉमिनी एंड सीएचएस। इसमें सब लोग का पार्ट है, सीएचएस का भी एक मेंबर, they have lost a member, even the family has lost a member, but from the transfer point of view it is very important it has to reach the right hands. That is why this whole seminar is all about a correct person को जाके it has to reach okay। पहले जो है intimation of death of the member to CHS along with the death certificate। जैसा death certificate हाथ में आ गया, the person, the CHS should be intimated. Now you will ask me who will intimate. There are many persons, like for example the son, daughter, wife, or in certain cases if the person is alone, even the neighbors can go and intimate the society. Whoever knows about the society and who is holding the death certificate have to intimate the CHS first. And मैनकॉम मतलब मैनेजिंग कमिटी क्या करेगा, इमीडिएटली उसको फाइल करके उसको एक्नॉलेजमेंट देगा क्योंकि ये मेंबर गुजर गया, सो दैट वी नीड टू have it on the record, only the death certificate, nothing else as of now. Or minute in the MC meeting and record the same, like this person has, why they are attaching the death certificate, ताकि ये proof है that the person has died. And there are scenarios where the flat is locked down, locked, and the person is staying in some other country or in some other city or in some other place within the city. So in that case उसको proof लेना चाहिए, आना चाहिए कि this person is no more. That is why the proof is the death certificate. Then man को क्या करने का है, immediately nominee कौन है, nomination file, whether it is filed or not, they have to check. Then they have to coordinate with the nominees that the rightful owner को आप लेके आइए as
per the record, you are the nominee. Okay, then the process, the application, depending upon the scenario, upon the receipts of valid documents. Please understand, इसमें दो चीज लिखा है, scenarios लिखा है. Scenarios can be different scenarios, and we will see what are the scenarios. Then, upon receipt of the valid documents, Mancom jaisa mil gaya, they have to scrutinize the documents. Now we will see the next part, which are the scenarios. Okay, Sudhindra sir, can you please tell us the ground rule क्या होता है इसमें? ओके, पहली चीज है मैम, जस्ट इससे पहले जो आपने जो इससे पहले का जो स्लाइड आपने बताया, ओके, एक तो आपने मैनकॉम टू चेक फॉर नॉमिनी फ्रॉम द फाइल, मतलब ये जब जीवित काल में वो मेंबर नॉमिनेशन फॉर्म दिया नहीं दिया वो देखना है, कौन है नॉमिनी, करेक्ट? राइट. तो आपने ये भी बोला है कि कोऑर्डिनेट करने का वो नॉमिनी को, क्यों कोऑर्डिनेट करने का मैम, मतलब क्या जरूरत है सोसाइटी को? हाँ, whenever a person is nominating, nominee is just a provisional member. As per the new amendment, they are called a provisional member. But the flat has to be transferred to the provisional member, and he cannot have any rights other than, he cannot the right of sale of flat. He can only be a provisional member. Now, when will the actual flat transfer happen? Only when the legal heir comes and take over the position. So, always nominee is the caretaker or the trustee. He has only limited rights. So, इसके लिए जो correct legal heir आने तक he can hold it, so that cooperative housing society has somebody to coordinate, especially for taking the monthly bill, maintenance bill and everything. He is a caretaker. So nominee cannot become the actual member. They are always the provisional member. इसके लिए बोल रहे हैं हम लोग उसको contact करके, so that it eases the managing committee's work. Got it. मतलब जैसे मतलब जो ओनर गुजर गया है तो किसको सौंपाने का, मतलब ये मेंटेनेंस के लिए जो है, तो इधर नॉमिनी जैसे कि आपने बोला वो ट्रस्टी है, वो केयर टेकर है, ओके, राइट. एंड सो आई मीन उसके हाथ में उसको पहला ढूंढना है वो कहाँ है, क्या है, उसको बताना है कि यू आर द केयर टेकर, नाउ यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ द प्रॉपर्टी, ओके, नाउ यू आर द पर्सन, मतलब आप जो है, हम लोग जो है आपको अप्रोच करते हैं इसके देखभाल करने के लिए. ये ग्राउंड रूल आपने जो मुझे बोलने को बताया है, ओके, जैसा कि अभी ये फ्लैट ट्रांसफर अगर जॉइंट होल्डर है, मतलब प्रॉपर्टी जो है दोनों को नाम पे है, ए एंड बी फॉर एग्जांपल, ओके, वाइफ एंड हस्बैंड और ए एंड बी फॉर द नो, अगर ए गुजर गया है, now B is something like 50% holder, shareholder, and A is 50%, and then ये जब गुजर जाता है, जो जिसका मतलब जिसने गुजर गया है उसका शेयर ऑफ प्रॉपर्टी अलोन नीड टू बी ट्रांसफर्ड, करेक्ट? सो दैट्स व्हाट इट इज. नाउ द ट्रांसफर जो है, A and B are there, B is still there, बट मतलब ये अगर गुजर गया है, A का जो शेयर है वही है अभी इस आज का जो विषय का, मतलब आज को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जिसने गुजर गया, ओनली ये गुजर गया है, इट्स ओनली अ पार्ट ओनर, तो उसका जो है उसका शेयर जो है वो कैसे ट्रांसफर होगा? तो आप मैम ने लिखा है नॉमिनेशन होगा, सक्सेशन सर्टिफिकेट, विल एज एप्लीकेबल. ये तीनों क्या चीज़ है, मतलब नॉमिनेशन एक हद तक हमको समझ में आ गया है, ये सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या है, विल क्या है, हम देखेंगे. और वन मोर इज सिंगल होल्डर, मतलब प्रॉपर्टी एक ही नाम पे है, अगर एक ही नाम पे है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि पूरा हकदार वही है. अगर वो खुद नहीं है तो 100% ऑफ द property will be transferred to a nominee, that is a provisional member who is a trustee or a caretaker, or succession certificate and will as applicable. So ये ground rule है, मतलब जिसने गया है उसका share alone will be transferred, and not whole of the property is what the ground rule is all about. Yes ma'am. अभी देखेंगे सिनेरियोस क्या होता है ऑन द डेथ ऑफ प्राइमरी होल्डर. प्राइमरी होल्डर का सिनेरियो क्या हो सकता है? द फर्स्ट सिनेरियो वी आर गोइंग टू सी इज वेदर नॉमिनेशन फॉर्म इज अवेलेबल और नॉट अवेलेबल. एक सिनेरियो है नॉमिनी इज अवेलेबल,
दूसरा सिनेरियो है नॉमिनी नॉट अवेलेबल. There are third scenario where testamentary will, मगर either nominee हो, otherwise a person who is not a nominee can come and claim the property based on the testamentary will. और last है no claimant. So ये 4 scenario होता है जैसा when there is a death of the member. So now we will see कि ये चारों में क्या-क्या प्रोसेस होता है, कैसा इसको हैंडल करना है. राइट, आप नो क्लाइमेंट बोला है. नो क्लाइमेंट वो हमें समथिंग इंटरेस्टिंग है, वो देखने हैं आगे जाके. अगर क्लेम करने के लिए कोई नहीं है, कैसे ट्रांसफर होगा, तो आगे जाके देखते हैं. ओके मैम, एग्जैक्टली. आगे फोर्थ सिनेरियो में देखेंगे जो भी क्लाइमेंट नहीं है उस फ्लैट को क्या होता है. ओके मैम. नाउ द फर्स्ट सिनेरियो वी आर गोइंग टू सी इज नॉमिनी इज अवेलेबल. हम लोग बायलॉ भी इधर लिखा गया है, यू कैन नोट इट डाउन. बायलॉ नंबर 34 जैसा नॉमिनेशन फॉर्म is nothing but appendix 14 the member has submitted. उसमें नॉमिनी का कॉलम होता है. इसमें there can be single nominee or there can be multiple nominees and there will be the percentage mentioned in that if there is more than one nominee. आपको फॉर्म नॉमिनेशन फॉर्म देखा गया तो उसमें वेरी क्लियरली स्पेसिफाई हुआ रहेगा. सो नॉमिनी क्या करना है, आगे अपेंडिक्स 15 सबमिट करना है. एंड दिस अपेंडिक्स 15 very clearly tells nominee can apply for the provisional membership. Along with that, he will pay the 100 rupees entrance fee. फिर अपेंडिक्स 18 स्टैम्प पेपर में होना चाहिए इन केस ऑफ मोर देन वन नॉमिनी. इसमें क्या होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये हैज नॉमिनेटेड बी सी एंड डी. अगर 3 नॉमिनी है, दिस अपेंडिक्स 18 में it is very clearly written either B can be taking over and C and D will say we have no objection in transferring the flat to B, or if it's equally proportionate then it should be mentioned in that affidavit of rupees 500 rupees. Then so earlier only I told that if a nominee is there and he can be only the caretaker. Now if the nominee happens to be a successor or a legal heir, he can submit the succession certificate or the legal heir certificate accordingly and he can become the member of the society, or he can take the full holding of the flat. So in this case, if the nominee and the legal heir are different, then the succession certificate will be from the legal heir. So now there is a new clause which is very clearly written, 154B of 12 and 154B of 13. ये दोनों you have to very clearly read. It is clearly given what are. So हमने एक सिनेरियोस हमने देखा है, एक तो नॉमिनी अवेलेबल है, नॉमिनी अवेलेबल नहीं है. मतलब जीवित काल में जो मेंबर है वो नॉमिनेशन फॉर्म भर के रखा है और कुछ केसों में नहीं रखा है. पहले देखते हैं वो भर के रखा है, मतलब नॉमिनेशन फॉर्म जो है उन्होंने भर के रखा है. तो इससे मुझे पता चलता है कितना इम्पोर्टेंट है ये नॉमिनेशन फॉर्म लिख के रखना, कितना इम्पोर्टेंट है. चलिए देखते हैं. तो ये मैम ने कहा है कि मैम आपने कहा है कि ये अपेंडिक्स 14 आपने कहा, मतलब अच्छा मेंबर जब जीवित काल में था वो अपेंडिक्स 14 उन्होंने भर के रखा है. राइट. जिसका नाम वो अपेंडिक्स 14 में है तो वो दैट पर्सन हैज टू कम फॉरवर्ड, मतलब आगे आके अपेंडिक्स 15 वो भरेगा. वो करेक्ट, अपेंडिक्स 15 भरेगा एंड 100 रुपीज एंट्रेंस फी पे करेगा. राइट. देन आपने बोला अपेंडिक्स 18. करेक्ट. तो इसमें क्या है, ये लिख के देना है, मतलब इस मोर देन वन, आपने बोला मोर देन वन नॉमिनी है, जितना भी नॉमिनीज है वो सब मिलकर ये अपेंडिक्स 18 भर के देना है. और आगे जाके ये सक्सेशन सर्टिफिकेट, ओके, आपने बोला है कि वो सोसाइटी को मिलता है. तो कौन सबमिट करता है, ये सक्सेशन सर्टिफिकेट का है, थोड़ा आप एक्सप्लेन करना है. ये सक्सेशन सर्टिफिकेट ये क्या है मैम, व्हाट इज दिस सक्सेशन सर्टिफिकेट? अपेंडिक्स 18 तो समझ में आ गया है. एक तो फॉर्म सोसाइटी में अवेलेबल होता है
और अगर मोर देन 1 नॉमिनी है तो अपेंडिक्स 18 लिखना, मतलब भर के देना है। उसमें जितने भी लोग हैं नॉमिनीज जो प्राइमरी मेंबर ने जो छोड़ के गया है, वो सब लोग मिलकर लिख के देंगे। और सक्सेशन सर्टिफिकेट ये तो है, मतलब जिसका हुज आपने बोला हु इज द लीगल हेयर, आपने कुछ बोला है। सो लीगल हेयर जो भी है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आना है, ताकि वो प्रॉपर्टी जो है उनका नाम पे बराबर मतलब ट्रांसफर हो जाए। क्योंकि ये नॉमिनी दैट इज अपेंडिक्स 15 और 18, दिस इज ए प्रोविजनल मेंबरशिप है। जब तक कि वो रियल ओनर मतलब रियल हकदार जो है, जो सक्सेसर ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, मतलब जो गुजर गया है उसका सक्सेसर कौन है वो प्रॉपर्टी क्लेम करने के लिए, उसमें सक्सेशन सर्टिफिकेट में लिखा होगा मेरे ख्याल से। आपको आप क्लियर करना है। और ये सक्सेशन सर्टिफिकेट कौन इश्यू करता है मैम, कहाँ मिलता है मैम? See, either it can be succession certificate or the legal heirship certificate. This is what it is written in the new provisions. Okay, so a succession certificate or a legal heirship certificate, normally you have to approach the lawyer. In turn, it is being issued by the court. Succession certificate and the legal heirship certificate can be taken from the local tahsildar. These two are basically the document which are required for transfer of any property or even transfer of you can say any PF types or whatever the holdings of the members. So here this succession certificate and legal heirship certificate as per the provision can be approached to the lawyer and they can take it from the court, that they will validate and give these are the people who are the successors of the deceased person. ओके, सक्सेशन सर्टिफिकेट आपने बोला कोर्ट देता है, देन ये तहसीलदार आपने बोला, मतलब ये लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट तहसीलदार दोनों जरूरत है मैम, एक ही बस है? No, एक ही में हो जाता है. That's what this or that you have to bring both, but the court has to approve it. Normally, हाँ, normally दोनों like when the court approves it, it becomes a succession certificate. Okay, so court अगर validate करता है then it becomes a succession certificate. Normally it is issued by the court, आपने बोला है, ठीक है? Right. And yes, आगे बढ़िए, the no due certificate from the CH आपका हाँ, see, ये क्या है? as per the rule, ये no dues आपने पूछा, as per the rule, any transfer happens either by gift or by sale or through this, whatever the member is due to the society, it should be nil. There should be nil dues, so that they have to check the record with the managing committee if all the amount has been paid or not. So that is why the society should give a no dues. Along with these documents, the person should submit to the managing committee for processing. अच्छा, ये सोसाइटी मैनेजमेंट के लिए जानकारी है कि मतलब ये अगर ड्यूज है, जो गुजर गए वो मेंबर का नाम पे कुछ ड्यूज है, जो हकदार सक्सेशन सर्टिफिकेट होल्डर उनका नाम पे ट्रांसफर होने से पहला वो वाला ओल्ड ड्यूज जो है वो पे करने के बाद ही वो ट्रांसफर कर सकते हैं सोसाइटी। बहुत अच्छा पॉइंट है मैम। ओके, आगे बढ़िए मैम। नाउ ये नॉमिनेशन हो गया। अभी मान लो नॉमिनेशन नहीं है, इसमें एक बात तो है, there are many societies, we are also serving some 70 to 80 societies, but we are time and again हम लोग सब जानकारी देते हैं, the members को भी जानकारी देते हैं, managing committee को भी जानकारी देते हैं, please, this is one of the rule that each and every member should submit the nomination form. There are certain cases where the nomination form is not made available to the member, ताकि कभी-कभी मैनेजिंग कमेटी देने के बावजूद भी रिटर्न में मेंबर्स नहीं सबमिट करते हैं. When the life is so uncertain, especially when you go to bank, when you take an PF or whatever you are having all the other assets where there is a nominee, but when it comes to flat, it is also equally important to have the nomination. So now in this case, there are certain cases where the nomination is not available. उसके टाइम पे क्या करेंगे? Appendix 16, there is in the bylaw where the
managing committee will publish in the local newspaper the content given in the appendix 16. It says if there are any claimant, we are here to collect the information. Like that claimant can approach the society that this person is deceased and you can come and submit the documents and we will evaluate. Next, the appendix, next, once it is published in the newspaper, like legal hires, whoever is there, will start giving the applications. So in that they have to submit the appendix 17, then entrance fee of 100, then appendix 19, indemnity bond on 500 rupees stamp paper. Then the succession certificate, as we clearly discussed in the nominee case, and the no due certificate. So after this comes, the CHS will evaluate like who is the करेक्ट लीगल हायर. ओके, आप बोल रहे मतलब नॉमिनेशन फॉर्म कितना इम्पोर्टेंट है, एंड ऐसा भी सिचुएशन है कि कुछ बहुत सारे मेंबर्स ओके नॉमिनेशन लिखा नहीं है उसका जीवित काल में. ये भी हो सकता है, मतलब मैनेजिंग कमेटी ये ब्लैंक फॉर्म्स दिया नहीं है. ये भी हो सकता है दिया है लेकिन मेंबर्स ने वो भर के साइन करके वापस नहीं किया है. जो भी है, अगर ऐसा सिचुएशन है कि मेंबर गुजर गया है और उसका नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल नहीं किया गया है, सबमिट नहीं किया गया है सोसाइटी में, उस केस में सोसाइटी को पहले आपने जो बोल रहे कि वो पहला एक लोकल न्यूज़पेपर में ऐड देना है. वो कंटेंट क्या है वो अपेंडिक्स 16 में बायलास में है बोल रहे आप. तो जैसे आ गया है देन उसका इंतजार करना है उसका रिस्पॉन्सेस के लिए. मतलब क्लेम्स क्या है, कुछ क्लेम्स है, कुछ ऑब्जेक्शंस है, जो भी वो आता है आपने बोला है. जैसे लोग सामने आते हैं कि या आई हैव ए क्लेम, मतलब ये प्रॉपर्टी में मेरा क्लेम है, मेरा हक है, जो भी सामने आते हैं तो उसको आपने कहा है कि अपेंडिक्स 17 भरने के लिए आप कहेंगे सोसाइटी 100 रुपीज एंट्रेंस फी, बाद में जो भी है. अच्छा, अपेंडिक्स 19 वो आपने इंडेमनिटी बॉन्ड, तो ये तो नया चीज है कुछ इंडेमनिटी बॉन्ड. सो इंडेमनिटी बॉन्ड क्या है? इंडेमनिटी जहां तक कि मुझे मालूम है कि इंडेमनिफाई करते हैं तो किसको कौन कर रहा है, मतलब जहाँ की ये जो लीगल हेयर जो सामने आया है वो इंडेमनिटी बॉन्ड लिख के दे रहा है, किसको दे रहा है मैम? तो वो थोड़ा आप क्लैरिफाई कीजिए. बाद में आपने सक्सेशन सर्टिफिकेट बोला, नो ड्यू सर्टिफिकेट, दोनों आपने जब नॉमिनी होता है उस केस में आपने एक्सप्लेन किया है. इसमें खाली मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब आप समझा दीजिए इंडेमनिटी बॉन्ड कौन किसको दे रहा है मैम, किसलिए दे रहा है? या ये इंडेमनिटी बॉन्ड जो है 500 रुपीज स्टैम्प पेपर, सी दिस इज एस्पेशली फॉर दैट the deceased has not submitted any nomination, so they are coming forward. The person who is a legal hire उसमें indemnify कर रहा है that we are or I am in the case of single and in the case of multiple that we are the legal hires. See here जो डिजीज्ड है वो नॉमिनी नहीं दिया है, so जो पर्सन आ रहा है उसको they have to indemnify that this is my father or a brother or whoever has died and this person has not submitted the nomination form. That is why we are submitting the indemnity. This indemnity bond speaks about that these are the legal hires. They can together come and they can sign this. Indemnifying saying that the person has not given the nomination form and we are the legal hires. तो इंडेमनिटी का क्या जरूरत है मैम? बिकॉज इंडेमनिटी करते हैं मतलब कोई और आके मतलब क्लेम नहीं करे करने पर. Exactly. See the main, I will tell you why indemnity is required. That is a very good clause which is given in the bylaw or in the format that at any situation, if there is a claimant after the person has taken the flat, the managing committee will not be held responsible. The person who is indemnifying taking full responsibility of what he is giving, rather on the later stage, if there is any court case comes, the member will be held responsible and not the managing committee.
See, managing committee is only facilitating all the members. So their interest has to be safeguarded. In everywhere where there is the indemnity, the person who is indemnifying takes hold that tomorrow if any problems come, they will take the full responsibility. It is in the interest of the society and in the interest of the managing committee members who are processing the documents. तो आप बोल रहे मतलब जो लोग सामने आया है लीगल हेयर बनकर, तो वो लोग देते हैं कि सोसाइटी को तो इंडेमनिफाई करते हैं कि मतलब और कोई क्लाइमेंट्स आता है, ओके, अगर आपको नुकसान नहीं होना, क्योंकि ये इस बेसिस पे हम लोग जो जैसे सामने आ गए, इस बेसिस पे आप हमको लीगल हेयर बना रहे हैं, क्योंकि सक्सेशन सर्टिफिकेट भी हम सबमिट कर रहे हैं, कल की तारीख में और कुछ हो सकता है, और कोई आ सकता है, तो इस केस में सोसाइटी का मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए, तो वो हम भरेंगे, हम देखभाल करेंगे, देन वी विल इंडेमनिफाई करेंगे. वेरी गुड मैम, जस्ट आगे बढ़िए मैम. Yeah, now the next scenario is testamentary will and the no claimant. What is testamentary will? Testamentary will is nothing but the will only, and it is written by the testator. Okay, there are people who write a will, especially old age may they do it, but now it has become very normal that even the middle-aged people are giving a will. Okay, so in the case of testamentary will, how this has to be done? And if you see, as I told you, the new section which is 154B of 13, it is very clearly written, even on the basis of testamentary documents, the application can be processed. Okay, will supersede all earlier declarations made by the deceased. The will, if the will holder is coming and telling this is the will for and the property which is in the property in the CHS is part of this will, then the CHS has to process based on the will. Now, what will happen? Like when the will is given, it is kept in a safe place. When the deceased member is no more, so this will has to be taken the probate of will. Nothing but through the court, it will be validated by the legal heirs or the person, the holder of the will. So this is very important. The court which is taking the will and the court will approve the will. This is called probate of will. Then they will submit the 100 rupees entrance fee and the appendix 2. Appendix 2, why we want appendix 2? It is the basic membership form. When you go here for the nominee, appendix 15, and in the case of no nomination, it is appendix 17, and here in the case of testamentary, appendix 2 plays the role of the membership form, entry form, and of course the no due certificate from the CHS. So in this case, if you see, there is no succession certificate because the will itself, the probate of will itself, taken care of the legality by the court. Okay, तो will अगर लिखा है, okay, तो वो will comes into effect with the death of the member. जब वो गुजर जाता है उसके बाद वो will मतलब जीवित हो जाता है, ओके, will जीवित हो जाता है, लेकिन वो जीवित होने के बाद भी उसका एक आपने प्रोबेट प्रोसेस ऑफ प्रोबेट इज देयर. प्रोबेट आपने समझा है कि वो कोर्ट में देना है, कोर्ट ये ओरिजिनल है, ये सही है, वाकई में ये विल लिखा गया था जब वो जीवित था, उसका विटनेसेस कौन है, वो सब चेक करने के बाद कोर्ट जो है सील करके ये प्रोबेट कर देती है, करेक्ट. देन वो जिसके पास है वो उनका ऑफ कोर्स आइडेंटिटी प्रूफ देना है, देन बाद में उसका जो 100 रुपीज एंट्रेंस फी भर के आपने बोला है अपेंडिक्स 2 भर के देना है, देन ऐड रिलेवेंट डिटेल्स आपने, अच्छा जो भी डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी है और मे बी द प्रोबेट ऑफ द विल है वो सब देने के बाद सेम प्रोसेस आपने बोला है नो ड्यू सर्टिफिकेट नो फ्रॉम द CHS. ओके, अभी तक तो जर्नी बहुत बढ़िया है. एक तो नॉमिनी लिखा है जब, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, जो नॉमिनेशन नहीं दिया है तो तब भी क्या करना है सोसाइटी को. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एडवर्टाइजमेंट देके देन क्लाइमेंट्स को बुलाना है. ओके, तो अभी जीवित काल में जो विल लिखा है
तो will it supersedes all earlier declarations. So this is something like अच्छा मतलब अगर प्रॉपर्टी का मेंशन किया गया है विल में, मतलब उससे पहले वो उन्होंने लिखा है, तो whatever the विल में जो लिखा है that is a final, right? वेरी गुड, राइट। मैं एग्जांपल देती हूँ इसका। अगर वो पर्सन नॉमिनेशन भी सबमिट किया है, नॉमिनी डाला है, फिर 10 साल के बाद विल भी लिखा है, द विल सुपरसीड द नॉमिनेशन। तो जैसे वो मर गुजर जाता है तो विल जीवित हो जाता है, उससे विल बाहर आ जाता है, तो विल में जिसका नाम है वो क्लेमेंट है। तब तक के लिए नॉमिनी जिसका जो नॉमिनेशन फॉर्म जो दिया है जीवित काल में, वो नॉमिनी बनकर रह सकता है, क्योंकि वो खाली ट्रस्टी है, जैसे आप बता रहे थे। राइट। ओके मैम, मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे मेरा इंटरेस्ट है कि नो क्लेमेंट, मतलब कोई क्लेम करने वाला नहीं है, तो कौन, मतलब प्रॉपर्टी गवर्नमेंट का होगा, क्या होगा मैम? See, if you see here we are given bylaw number 35, it clearly says अगर 6 month तक कोई भी नहीं आया, it is if there is no nominee, the managing committee can give the newspaper ad and call for the claimant. Okay. So, and the newspaper, whatever the charges are there, the claimant will be bearing once the application is processed. Okay. Now, there will be certain cases, there is nobody coming forward to claim the property. The shares and interest in the capital or the property of the society shall vest in the society itself. वो society के पास ही रहेगा if there is no claimant. It belongs to the society. तो उसका मेंटेनेंस कौन भरेगा मैम, मेंटेनेंस चार्जेस जो भी है? हाँ, it's a very good question. Once the society takes over, the society will decide what to do with the property. So they will decide, and as such, if there is no claimant, nobody is going to give you the maintenance. But whether the society is going to give it on rent, or the society may choose to sell the property and give it through the bidding process, and the process are different. So in that case, the society will decide what to do. But till such time, if there is no claimant, nobody is going to pay the maintenance. So the society will decide what to do with the property. Okay, I mean, but the society's decision will be final, आप जैसे बोल। Yes, the society decision will be final, and it has to go through the legal process. I mean, and all of course, scenarios, इसमें registrar को भी बताना है उन लोग को that there is no claimant. So whatever they are doing, because the member is not, there is no claimant in this. So the registrar को भी बोलना है उन लोग को. It's okay, it's a very major, I can say very major role of the registrar will come into the picture. So all the scenarios आपने बहुत अच्छी तरह आपने समझाया है, और are there any other situations where you think, अच्छा, there is something आपने अभी दिखाया है, demand for value of the property. अच्छा, तो अच्छा, value of the property मतलब मुझे ट्रांसफर नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए. Is that what you are saying? Yes, the bylaw number 36-37 should be read along with the bylaw number 64 is what we are telling. Okay, so what will happen is for example, the legal hire is the claimant, bona fide claimant we are telling. अगर वो किधर बारगांव में है, उसको नहीं करना है, he doesn't want to come to India, he doesn't want the property, so he says I want only the claim. In that case, once again, by informing the registrar, the society can take action, sell the property, and whatever the spent they have made, they can deduct the amount and give the proceeds to the bona fide claimant. This is what the law says. There is a provision for this. Okay. I think I really want to appreciate this MCS Act and then this bylaws. मतलब ये एक भी सिनेरियो छोड़ा नहीं है, मतलब एक इतनी अच्छी तरह ये बायलास बनाया गया है, और उससे अच्छा आपने जो एक्सप्लेन किया है वो बहुत बढ़िया मैम. तो जस्ट एक बार जस्ट रिवाइज करते हैं. एंड जस्ट आई मीन ओके, डेथ इज व्हाट यू आर सेइंग 32 to 35 and 63, दीज आर द बायलास आपने बोला है. और नेक्स्ट आगे बढ़िए मैम. पहले इंटीमेट करना है, देन मैनकम वो फाइल करना है, ऑक्नॉलेज करना है. तो दिस इज व्हेन द मेंबर डाइज,
मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग में मिनट करके वो रिकॉर्ड करना है, देन बाद में चेक करना है नॉमिनेशन फॉर्म है कि नहीं, कि बिकॉज नाउ तो मेंबर गुजर गया है, किसको सौंपना है ये प्रॉपर्टी देखभाल करने के लिए, तो नॉमिनी चाहिए। तो कोऑर्डिनेट विद, बिकॉज इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी नीड टू बी प्रोटेक्टेड, तो उसके लिए सोसाइटी जो है वो नॉमिनी जिसका नाम है उसको कोऑर्डिनेट करके देन प्रोसेस द एप्लीकेशन, देन बेस्ड ऑन द डिफरेंट सिनारियोस। ये तो नॉमिनी तो अभी कोऑर्डिनेट हो गया, देन बाकी सिनारियोस क्या है आपने अच्छी तरह बनाया कि जॉइंट होल्डर एंड देन सिंगल होल्डर हमने देखा है। इसमें ग्राउंड रूल क्या है, जिसने गुजर गया है उसका शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर हो जाएगा, नॉट द पर्सन हु इज जॉइंट होल्डर में दो है, एक गुजर गया है एक बाकी है, तो उनका शेयर जो है कुछ नहीं होगा, वैसे के वैसे रहेगा। जो गुजर गया है उसका वाला शेयर, जो उसका शेयर जो है वो ट्रांसफर होगा। सिंगल होल्डर तो मतलब वाकई में नो प्रॉब्लम से 100% विल बी ट्रांसफर्ड in the form of nominee, that's a provisional member or a succession certificate that legal है, और will as applicable, will में जो लिखा है जिसका नाम लिखा है उसका नाम पे ट्रांसफर किया जाएगा। वेरी गुड मैम, यस गो अहेड, नेक्स्ट वन। And चार सिनेरियो हम लोग के देखा, नॉमिनी अवेलेबल, नो नॉमिनी अवेलेबल, टेस्टामेंट्री और नो क्लेमेंट। वेरी गुड मैम। नॉमिनी अगर है, आई मीन द डिफरेंट फॉर्म्स मैंने देख रहा हूँ, जो डिफरेंस जो खासकर जो देख रहा हूँ उसमें, तो सक्सेशन सर्टिफिकेट इज अ कंपलसरी इन ऑल ऑफ दिस केसेस, जैसे कि आपने लिखा है। सो नॉमिनी है तो वो अपेंडिक्स 15 भरेगा एंड अपेंडिक्स 18, क्योंकि अगर मोर देन वन नॉमिनी है तो अपेंडिक्स 18 लिखेगा। अगर नॉमिनेशन नहीं है तो पहली चीज जो है सोसाइटी एडवर्टाइज करना है, तो क्लाइमेंट्स कौन है, कुछ ऑब्जेक्शंस है वो तो इनवाइट करना है पब्लिक लोगों से, राइट। जैसे मिलता है दिन वो लोगों से अपेंडिक्स 17 भरवाना है, 100 रुपीज एंट्रेंस फी, एंड अपेंडिक्स 19 जो इंडेमनिफाई करना है, जो सामने आ रहा है वो हकदार बनकर, उसको इंडेमनिफाई भी करना है सोसाइटी को, मतलब मैं ही हूँ हकदार और हम लोग हकदार है। अगर हमारे अलावा और कोई आता है तो उस चीज में उस समय में सोसाइटी को हम इंडेमनिफाई करते हैं करके अपेंडिक्स 19 लिख के देना है। इस केस में भी सक्सेशन सर्टिफिकेट आपने जरूरी है। नो ड्यू सर्टिफिकेट कॉमन है, जब तक वो ड्यूज खत्म नहीं हुआ है तब तक, मतलब पे नहीं किया गया है तब तक ट्रांसफर नहीं होगा। आगे बढ़े मैम। देन ओके, टेस्टामेंट्री विल में जिसका नाम लिखा है तो वो विल जो है प्रोबेट करवाना है, वो प्रोबेट कोड करता है, तो उस केस में भी 100 रुपीज एंट्रेंस फी भरना है। एंड अपेंडिक्स 2 लाइक नॉर्मल मेंबर जो है जो भरता है अपेंडिक्स 2, बिकॉज वो फर्स्ट सेशन में आपने बताया था अपेंडिक्स 2, तो वही भरना है विल केस में। एंड इस केस में भी नो ड्यू सर्टिफिकेट है। अगर कोई क्लेमेंट्स नहीं आया है एडवर्टाइजमेंट करने के बावजूद 6 महीने के बाद भी, मतलब 1 महीने के बाद भी कोई नहीं आया है, तो प्रॉपर्टी विल बी विद द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के पास ही रहेगा और सोसाइटी डिसाइड करेगा क्या करना क्या नहीं करना। और ये भी लास्ट में बताया, कुछ लोग मतलब क्लाइमेट जो है उनको प्रॉपर्टी उनका हाथ में नहीं चाहिए, उनको उसका वैल्यू चाहिए, मतलब मनी चाहिए। उस केस में जो भी रीजन हो सकता है, मतलब आपने बोला कि बाहर का देश में है और इंडिया में आके वो प्रॉपर्टी डील करना नहीं चाहता है, जो भी है, बट नाउ ही वांट्स टू सेटल द स्कोर्स, तब बायलॉ नंबर 36-37 रेड अलॉन्ग विद 64 जरिए सोसाइटी कैन सेल द प्रॉपर्टी, और ये सेल करने के लिए और ये एडवर्टाइज सेलिंग का भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो डिडक्ट करके बाकी पैसा जो है ये क्लाइमेंट को, बोनाफाइड क्लाइमेंट को जो रियल हकदार है उसको दे सकते हैं। yes, ये सब जो होगा रजिस्ट्रार का परमिशन से होगा, क्योंकि वो सोसाइटी का हक में आ गया। रजिस्ट्रार का परमिशन इज इम्पोर्टेंट। एंड वन मोर थिंग, इसमें कॉमन होगा whoever is a claimant, उन लोग का आइडेंटिटी प्रूफ, आई मीन आधार कार्ड, पैन कार्ड और द शेयर सर्टिफिकेट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, ये सब कॉमन चीजें है फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द एप्लीकेशन। इसके लिए हम लोग इसमें नहीं लिखा है। इनफैक्ट दीज आर द कॉमन थिंग्स व्हिच अ पर्सन हैज टू सबमिट अलोंग विद द अदर पेपर्स। मैम आपको याद होगा लास्ट सेशन में ये बोला था, जब ये गिफ्ट डी में भी वो ट्रांसफर, आई मीन ये शेयर सर्टिफिकेट के पीछे जो एंडास किया जाएगा आपने समझाया है। करेक्ट, आई गॉट इट। यस, Sunil is there. I mean now the session is yes, sir, over. Yes sir. Thank you very much. Over. Now we are open for question and answers.